दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित में आज की सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार से सामने आई है। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से जोर पकड़ चुकी है। पटना से लेकर राजधानी दिल्ली तक आज दो बड़ी बैठकों का आयोजन किया गया। एक तरफ तेजस्वी यादव ने आरजेडी के तमाम विधायकों के साथ जबरदस्त तरीके से मंथन किया है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बड़ी बैठक हुई, ताकि सीट के फॉर्मूले को सुलझाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी दावेदारी सहयोगियों के सामने मजबूती से रख पाए। आपको बताते चले, आज की सबसे बड़ी खबर यह है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज एक नया फॉर्मूला पेश किया गया है जुड़वा भाइयों का। शहनवाज हुसैन जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी ओर से कहा गया है कि अब बड़ा छोटा नहीं बल्कि जुड़वा भाई जेडीयू और हम बराबरी पर खड़े हुए हैं। और आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जैसे ही ये दांव चला गया, उसके तुरंत बाद जेडीयू की ओर से पलटवार सामने आ गया और जेडीयू ने कह दिया कि हम तो अभी भी बड़े भाई हैं। 2005 से लेकर 2025 तक बीच के अगर कुछ चुनावों को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने साथ साथ जब जब चुनाव लड़ा, हमेशा जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही। लेकिन इस बार माना यह जा रहा है 2024 और 2020 के परफॉर्मेंस को देखते हुए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। अब सवाल यह है कि जुड़वा भाई वाला ये फॉर्मूला देकर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले क्या ज्यादा सीटें बटोर पाएगी, या फिर 5 पांडव जो एनडीए का हिस्सा हैं उनमें बाकी के जो 3 साथी हैं उनको समझाने की कोशिश या कवायद के तौर पर इसको देखा और माना जाए। सीटों के फॉर्मूले को लेकर आज राजधानी दिल्ली में जो बैठक हुई है, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या निकलकर सामने आई है, बीजेपी आखिर कितनी सीटें चाहती है, जिसको लेकर एनडीए में मंथन लगातार तेज है और सहयोगी दलों के लिए इस बार क्या परेशानी बढ़ सकती है, उसको बताती हुई आज की जनहित की ये कवर स्टोरी देखिए। इस बार ना बड़ा भाई ना छोटा भाई, बिहार एनडीए में सब हैं जुड़वा भाई। सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुए मंथन के बीच बिहार बीजेपी के बड़े नेता शहनवाज हुसैन ने जुड़वा भाई वाला सियासी पत्ता फेंका तो सियासी हलचल तेज हो गई। बड़ा भाई के रोल में इस बार बिहार में कौन रहने वाला है, जेडीयू या बीजेपी? हम लोग तो जनता के छोटे भाई हैं, बड़े भाई तो देश बिहार की जनता है। अब तो सब बड़ा छोटा नहीं है, सब जुड़वा भाई लोग हैं। इसमें बड़ा भाई ये सब कंसेप्ट नहीं है बिहार में। बिहार में सब जुड़वा भाई हैं। एक तरफ शहनवाज का ये बयान आया तो दूसरी तरफ दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बिहार चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें पीएम मोदी को दी गई गाली का विवाद, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, प्रधानमंत्री के होने वाले बिहार दौरे की तैयारी, बिहार में मौजूदा मंत्री विधायकों के रिपोर्ट कार्ड, सहयोगियों के साथ सीट बंटवारा प्रमुख है। बीजेपी की इस बैठक के बाद जेडीयू ने कह दिया है कि उनकी पार्टी तो बड़े भाई की भूमिका में पहले भी रही है और इस बार भी रहेगी। जनता दल यूनाइटेड हमेशा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रही है और बड़े भाई की भूमिका में रहना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो रहा है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन में सीटों के बंटवारे को सुलझाने की है, क्योंकि पार्टी का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान सीट बंटवारे को लेकर एनडीए से नाता तोड़ लिए थे और अकेले विधानसभा चुनाव लड़कर जदयू को नुकसान पहुंचाया था। नतीजा हुआ कि नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई और किसी तरह बहुमत का आंकड़ा पूरा हो पाया। चिराग पासवान इस बार भी अपने बयानों से सियासी सुरसुरी फैला रहे हैं। अभी रविवार को ही पार्टी के सांसद अरुण भारती ने चिराग का नाम सीएम दावेदार के रूप में बढ़ा दिया था। दबी जुबान में पार्टी 35 से 40 सीटों का दावा कर रही है। हमारे नेता को सभी जगह से आशीर्वाद मिला कि आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व संभाले, बिहार की जिम्मेदारी संभाले, शीर्ष जिम्मेदारी संभाले।
अब इसे संयोग ही कहिए कि 4 सितंबर यानी कल एक तरफ बीजेपी ने बिहार बंद बुलाया है तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में चिराग की बड़ी रैली होने वाली है। पार्टी के नेता इस रैली की तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चिराग के इस कदम को प्रेशर पॉलिटिक्स का पार्ट बताया जा रहा है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही सूत्रों के हवाले से सीट बंटवारे पर खबर आई है। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू 102 से 106 सीट पर लड़ सकती है, जबकि बीजेपी 101 से 105 सीटों पर लड़ने वाली है। बाकी बची 40 सीटों में तीनों सहयोगियों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन एनडीए के नेताओं की तरफ से जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इस फॉर्मूले पर सहमति आसान नहीं है। जीतन राम मांझी ने तो खुलकर अपनी पार्टी हम के लिए 20 सीटों की डिमांड की है। जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। हमको कम से कम 20 सीट लड़ना चाहिए वहाँ, तब हम 6% वोट भी ला सकते हैं और 10, 12, 14 विधायक भी जीत सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बार इसी एनडीए टीम से खेल रहे हैं। उनकी दावेदारी भी कमोबेश इसी के आसपास है। हालांकि वो खुलकर बोल तो नहीं रहे, लेकिन परसों उनकी भी पटना में रैली है। माना जा रहा है कि इनके शक्ति प्रदर्शन के पीछे भी सीटों के दबाव की ही सियासत है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश जब एनडीए से अलग हो गए थे, तब चिराग, मांझी, कुशवाहा तीनों बीजेपी के साथ ही थे। उस वक्त तीनों जितनी सीटों पर लड़े थे, इस बार भी इनकी मंशा उसी के आसपास लड़ने की है और इसी वजह से तीनों अपने अपने हिसाब से दबाव बना रहे हैं। 2015 में एलजेपी को लड़ने के लिए गठबंधन में 42 सीटें मिली थी। कुशवाहा की पार्टी 23 और मांझी की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार एलजेपी 35 से 40 सीट, मांझी 20 सीट और कुशवाहा की भी 20 सीटों की डिमांड मानी जा रही है। लेकिन जेडीयू बीजेपी के दावे के बाद जो संभावना बन रही है वो डिमांड की आधी है। जेडीयू और बीजेपी तो जुड़वा भाई है, बाकी 3 लोगों के साथ सौतेला भाई वाला व्यवहार हो रहा है। तो ये सारे लोग जैसे ही सीट बंटवारा होगा, बीजेपी के साथ जो छोटे दल एनडीए में हैं, वो सब एनडीए से बाहर हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की भूमिका सीटों के मामले में हमेशा से बड़े भाई की रही है। चूंकि पिछली बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनी थी, ऐसे में सीटिंग के हिसाब से उसका दावा भी बनता है। लेकिन बिहार में एनडीए नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, इसलिए जेडीयू बड़े भाई वाले पुराने फॉर्मूले की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि कब तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो पाता है। बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ आज गृह मंत्री की ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें गाली विवाद पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। कल बीजेपी के महिला मोर्चा बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के कार्यकर्ता की ओर से मंच से खुलेआम मां की गाली दी गई, जिसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीते कल हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को लेकर कैसे कांग्रेस आरजेडी को घेरा और इसको सीधे महिला अस्मिता से जोड़ दिया है। आपको ये भी बताते चले कि अब इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हिस्सों में जाकर लगातार विरोधी दलों को घेरने की कोशिश करेगी और महिलाओं के अपमान का मुद्दा बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने 8 दिन के बाद इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन उल्टा उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही घेर लिया। बजाय इसके कि गाली विवाद पर उनकी ओर से खेद जताया जाता, उनकी ओर से अलग अलग तरह की बातें कही गई। वहीं विरोधी दलों की ओर से अब नई एंट्री लेते हुए कुछ नेताओं ने यह तक दावा कर दिया है कि गाली देने वाला नेता विरोधी दलों का नहीं बल्कि बीजेपी का ही है। इस मुद्दे को लेकर सियासत आगे कैसे बढ़ी है, अब उसको बताती हुई हमारी अगली खबर देखिए। तारीख 27 अगस्त, दिन बुधवार, जगह दरभंगा। आज ही के दिन पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई। मां को दी गई गाली ने देश के प्रधानमंत्री को कल भावुक कर दिया। महिलाओं के कार्यक्रम में मोदी ने अपनी पीड़ा जाहिर की। गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। गाली पर कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता अब तक नहीं बोला है, लेकिन 7 दिन तक चुप्पी साधने के बाद आज तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन सफाई, माफी
या खेद जताने की बजाय उल्टा प्रधानमंत्री के आंसुओं पर निशाना साध दिया। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, विदेश में ठहाके लगा रहे। आरजेडी की सहयोगी माले के नेता तो एक कदम आगे निकल गए। सोशल मीडिया के हवाले से सांसद सुदामा प्रसाद ने दावा कर दिया कि गाली देने वाला तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। इंडिया गठबंधन के मंच से जो है वोटर अधिकार यात्रा में किसने गाली दिया, किसने दिया? हम लोग तो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। सोशल मीडिया पर जिस नेक मोहम्मद रिजवी नाम शख्स को गाली देने का आरोपी बताया जा रहा था वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि हकीकत ये है कि मोदी को मंच से जिस रिजवी ने गाली दी वो कांग्रेस का समर्थक है, दरभंगा जिले का ही रहने वाला है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। लेकिन मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा है, लिहाजा बिहार की चौहद्दी से बात निकलकर आगे बढ़ चुकी है। देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी वाले सड़कों पर हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी महिला मोर्चा ने गुरुवार को आधे दिन का बिहार बंद बुलाया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीजेपी की महिला नेता कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक हैं। कल बिहार बंद है और प्रधानमंत्री की माता का जिस तरह से अपमान हुआ है, वो अपमान, वो निरादर हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री की जो आंखें नम हुई थी ना, उन आंसुओं का बदला जरूर लेंगे। देश की हर माता का अपमान यही है कांग्रेस और इंडी की पहचान। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब माँ का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। यही कारण है कि उनकी राजनीति इतनी ओछी और घृणित हो चुकी है कि वे सब मातृशक्ति पर ही वार कर रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच बिहार के इस गाली कांड ने पक्ष और विपक्ष को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी के आरोपों का जवाब विपक्षी खेमे की तरफ से भी आ रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। आपकी माँ देश की माँ, आपकी माँ आपकी माँ हमारी माँ, और हम लोगों की माँ कौन है? प्रधानमंत्री जी, एक गुजारिश कर रहा हूँ, एक बुजुर्गों की मसल है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। सम्राट चौधरी नाम है, तो वो आदमी इतना भद्दी भद्दी बातें बोला था मुझे, तो आज तक उन्होंने माफी मांगा? प्रधानमंत्री आकर के बिहार में गाली दिए थे, याद है कि नहीं? है ना याद? या पूछ लीजिएगा नीतीश कुमार जी से, उसके लिए कौन माफी देगा? लोकतंत्र में आलोचना का स्थान है, लेकिन उसकी भाषा शालीन होनी चाहिए। प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, हर किसी की मां का सम्मान करना हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। लेकिन जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है, उसे देखकर यही लगता है कि विवाद अभी थमने वाला तो बिल्कुल नहीं है। अगली खबर भी बिहार से ही है। आपको बताते चले कि इन दिनों जेडीयू का पटना में दफ्तर लगातार विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनता हुआ चला जा रहा है। जबरदस्त तरीके से तकरीबन हर रोज ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमावड़ा वहां पर देखने को मिलता है। आज एक बार फिर से नौकरी की मांग को लेकर जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें हम आपके सामने रखना चाहेंगे। आपको बताते चले, आज चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। चुनाव से पहले फुल सीट के साथ बहाली निकालने की मांग की गई। कल ही शिक्षा विभाग ने ऐलान किया कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा दिसंबर में की जाएगी, जनवरी में रिजल्ट आएंगे। 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग छात्र कर रहे हैं। आज जेडीयू दफ्तर में ही उर्दू शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी प्रदर्शन किया। पुलिस ने जबरदस्ती इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया है। साल 2013 में इनकी परीक्षा हुई थी और अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट जारी करने और जल्दी बहाली प्रक्रिया पूरी करने की मांग के साथ इन लोगों की ओर से आज प्रदर्शन किया गया। इसके पहले कल ही जेडीयू दफ्तर में परिचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन हुआ था। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप डी के कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। 15 सालों से यहां बहाली नहीं हुई है। यकीनन 1.5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर
अब जबरदस्त तरीके से नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कभी 2013 में परीक्षा ली गई लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया, और हमने आपको ये भी दिखाया 2015 से ही कुछ ऐसे पद हैं जिसकी भर्ती नहीं की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बिहार से आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन का शोर थोड़ा थमा तो अब नए सिरे से ओबीसी समाज ने मुद्दे को लपक लिया है। मराठा आरक्षण के खिलाफ ओबीसी समाज ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। ओबीसी समाज के बड़े नेता छगन भुजबल की ओर से कैबिनेट का बहिष्कार कर दिया गया। अब सवाल यह है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सड़क से लेकर विधानसभा तक आखिर इस मुद्दे से कैसे निपटेंगे, देखिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की, नारेबाजी से आक्रोश का इजहार। तस्वीरें महाराष्ट्र के जालना से आई हैं, जहां ओबीसी समाज के लोग बेहद गुस्से में हैं। बड़ी बात यह कि इस नाराजगी के पूरे महाराष्ट्र में फैलने की आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि मराठा समुदाय को कुणबी जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के फैसले से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और पिछड़े वर्ग के बड़े नेता छगन भुजबल नाराज हो गए हैं। नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक का भी बहिष्कार कर दिया। कैबिनेट मीटिंग से पहले हमेशा की तरह सहाद्री गेस्ट हाउस में एनसीपी के मंत्रियों की प्री कैबिनेट बैठक हुई। इसमें उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अजित पवार की मौजूदगी में छगन भुजबल भी शरीक हुए। इस बैठक में भुजबल ने पवार से पूछा कि मराठा आरक्षण पर फैसला लेने से पहले उन्हें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। इस पर अजित पवार ने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री का था, ओबीसी आरक्षण पर इसका कोई असर नहीं होगा, इसका ख्याल हमने रखा है। इस पर भुजबल ने कहा कि फिर भी उनसे बात करनी चाहिए थी, उन्हें भरोसे में लेना चाहिए था। इतना कहकर नाराज छगन भुजबल आज सह्याद्री गेस्ट हाउस से निकल गए। जाते समय उन्होंने उनके पक्ष के और उप मुख्यमंत्री अजित पवार से कहा कि मैं निजी काम के लिए बाहर जा रहा हूं, इसके लिए आज के कैबिनेट बैठक में मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। भुजबल हमेशा से मराठा समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का विरोध करते रहे। इस बीच मंगलवार को जैसे ही खबर आई कि महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र देने की मांग मान ली है, तो भुजबल का आक्रोश और भड़क गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनकी नाराजगी दूर कर लेने के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी समझाएंगे, हम लोग भी समझाएंगे निश्चित रूप से। कल का जीआर कैसा है, और वो कल का जीआर जो है बिल्कुल ओबीसी समाज को अफेक्ट नहीं करता है, उनका नुकसान नहीं करता है। ये पता चलने के बाद मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि भुजबल साहब की नाराजगी दूर हो जाएगी। मराठा समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करने के फैसले को जमीन पर उतारना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां इसे लेकर मराठा समुदाय जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग अब सड़क पर उतर गया है। उनके दिल में जो है एक संभ्रम निर्माण हुआ है कि ओबीसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, और कुछ लोग जो है इसके बारे में जो है रास्ते पे उतरे हैं। साफ है, महाराष्ट्र में आरक्षण पर एक आंदोलन थमा तो अब दूसरे के शुरू होने की आहट है। ऐसे में विपक्ष भुजबल के बहाने फडणवीस सरकार को घेरने में जुटा है। अब ये बड़े निर्णय में भुजबल साहब को क्यों इन्वॉल्व किया नहीं गया, वो खैर देखना पड़ेगा। उसी के साथ वो नाराज क्यों है, वो भी देखने की जरूरत है। जाहिर है विपक्ष भुजबल के गुस्से की आग को और हवा दे रहा है, ताकि जो फडणवीस सरकार मराठा आंदोलन को खत्म करने की खुशियां मना रही है, वो नई मुश्किलों में फंस सके। तो देखा आपने, नए सिरे से अब किस तरह से आंदोलन अपनी गति पकड़ रहा है। एक तरफ मराठा समुदाय की मांगे माने जाने के बाद ये समुदाय जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय अब नाराजगी से भर चुका है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, मराठा समुदाय को कुणबी सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या वास्तव में ओबीसी समाज का हक मारा जाएगा? इसको समझाने के लिए हमने ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। तस्वीरें छत्रपति संभाजीनगर की हैं, जहां मराठा क्रांति मोर्चा वाले जश्न में डूबे हैं। मराठा आरक्षण पर फडणवीस सरकार ने 8 में से 6 मांगे मान ली। तो आमरण अनशन तोड़कर मराठा क्रांति मोर्चा के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने भी मुंबई के आजाद मैदान को खाली कर दिया। मराठा विजय झाला, आज विजय झाला, सुखी झाला।
फिलहाल जरांगे पाटिल मुंबई से लौटकर छत्रपति संभाजीनगर के अस्पताल में भर्ती हैं। आंदोलन के बाद बनी समिति के मुताबिक मराठवाड़ा के मराठा समुदाय को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिलेगा। कुणबी मुख्य रूप से खेती किसानी से जुड़ा समुदाय है और ओबीसी में आता है। इस तरह से मराठवाड़ा के मराठा भी कुणबी प्रमाण पत्र हासिल करते ही ओबीसी हो जाएंगे। हालांकि मराठों को कुणबी सर्टिफिकेट देने का आधार हैदराबाद गजट होगा। कभी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा पर हैदराबाद के निजाम की हुकूमत थी। 1918 के गजट में यहाँ के मराठा समुदाय को पिछड़े तबके का बताया गया है। इस फैसले को ओबीसी समाज अपनी हकमारी मान रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का दावा है कि सरकार के फैसले से नुकसान किसी का नहीं, सबका फायदा होगा। हम लोग कहीं पर भी मराठा और ओबीसी ऐसा विवाद नहीं होने देंगे। हम लोग जो निर्णय करेंगे वो निर्णय किसी एक का निकाल के दूसरे को देने का निर्णय नहीं होगा। दोनों को समान निर्णय करेंगे, दोनों को फायदा होगा ऐसा निर्णय करेंगे। लेकिन ओबीसी नेताओं को इस पर यकीन नहीं है। लिहाजा सरकार ने ओबीसी समाज के लिए भी कैबिनेट उप समिति बनाने का फैसला लिया है, जिसमें तीनों सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी से 2-2 मंत्री शामिल होंगे। ओबीसी समाज के इस आक्रोश को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किस तरह से कंट्रोल करेंगे, बीच का रास्ता वो कैसे निकालेंगे, कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन इसमें अभी वक्त है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का हम रुख करेंगे। जनहित में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। लगातार हिंदुस्तान को लेकर जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं वो हमने जनहित की कवर स्टोरी में आपको दिखाए हैं बीते दिनों, लेकिन आजकल डोनाल्ड ट्रंप एक अलग वजह से चर्चा में हैं और वो है उनकी बीमारी की खबर। लगातार तेजी से यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को जितना भी फिट और हिट बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं और किसी गंभीर बीमारी का वो शिकार हो गए हैं। हालांकि इस खबर का खुद ट्रंप की ओर से खंडन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये खबर ऐसी है जो थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, कितनी सच्चाई है, इस कथित बीमारी वाली खबर को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी तरह की चर्चा क्यों चल रही है, उसको बताती हुई अब हमारी अगली स्टोरी देखिए। दर्शन शास्त्र दुनिया में कहीं का भी हो, एक बात पर संसार एकमत है कि समय सबसे बलवान है। समय किसी का एक सा नहीं रहता। याद करें, पिछले साल ही जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस से पीछे क्यों हटना पड़ा। ऐन वक्त पर कमला हैरिस को क्यों कैंडिडेट बनना पड़ा, क्योंकि बाइडेन के कोट पर ट्रंप ने एक टैग लगाया था कि बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र हो चली है। इतिहास खुद को दोहराता है। सुना था, लेकिन इतनी जल्दी दोहराने लगेगा, ये सुनने की नहीं बल्कि अब देखने की बात है। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति बने 1 साल भी नहीं हुआ। इसी जून में 79 साल के हुए हैं। अब उन पर भी वही टैग आ चिपका है कि वो बीमार हैं, बूढ़े हो गए हैं, खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। पूरे 4 साल अमेरिका को संभाल पाएंगे भी या नहीं। बड़ी खोज के बाद 4 बीमारियां पता चली हैं, लेकिन पुष्टि होनी बाकी है कि इनमें से किस बीमारी के लक्षण ट्रंप में सबसे गंभीर हैं। क्रॉनिक वेनस इंसफिशियंसी, हाइपरटेंशन, टैरिफ टेंशन, यूएस ग्रेट रिसेशन। ट्रंप के बीमार होने की खबरों का क्रम देखिए। इसकी वजह थी कुछ दिनों से उनका सार्वजनिक तौर पर दिखाई न देना। सोशल मीडिया पर #वेयर इज ट्रंप और #ट्रंप डेड ट्रेंड करने लगी। किसी ने कहा बीमार है और किसी ने कहा कोमा में है, और इन्हीं के बीच वीडियो और कुछ तस्वीरें बाहर आ गईं। 25 अगस्त की तस्वीर आई जिसमें ट्रंप के दाएं हाथ पर बड़ा सा नीला बैगनी निशान था। फिर 22 जुलाई की एक फोटो आई जिसमें दिख रहा है कि ट्रंप इस निशान को दिखाना नहीं चाहते। इसे छिपाने के लिए हाथ पर फाउंडेशन मेकअप करते हैं। और इसी के बाद वीडियो आया जो संडे का है, जिसमें ट्रंप थके हुए से बहुत धीमी गति से चलते हुए कार तक जा रहे हैं। लोगों को इस चाल में सुस्ती दिखी और चेहरे पर थकान दिखी। इन्हीं अंदेशों को खारिज करते हुए ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। बताया कि न उनकी मौत हुई है, न कोमा में गए हैं, पूरी तरह से फिट हैं, बहुत बिजी थे इसलिए नहीं दिख रहे थे। About a big viral social media trend over the weekend. How did you find out over the weekend that you were dead? Well, it's fake news. You know, it's so fake. That's why the media has so little credibility. I knew they were saying like, is he okay? How's he feeling? What's wrong? I said, I just left. And it's also sort of a longer weekend. डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पर जुलाई महीने में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी थी। बताया था कि राष्ट्रपति ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इंसफिशियंसी यानी कि CVI है। क्रॉनिक वेनस इंसफिशियंसी यानी कि पैरों की नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ठीक से काम नहीं करती।
इससे पैरों की नसों में रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है। घुटने से टंगने तक पैरों में जलन रहती है, सूजन बनी रहती है, पैरों में थकान होती है, देर तक खड़े रह पाना कठिन होता है। हाथ पर चोट के निशान का जवाब है कि ट्रंप हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचने के लिए रोज एस्पिरिन लेते हैं और दिन में कई बार सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं। ये निशान उसके कारण है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इनमें कोई परेशानी जानलेवा नहीं है। ट्रंप और व्हाइट हाउस का काम था सफाई देना, उस पर भरोसा करना या न करना लोगों पर है, जो कि होता नहीं दिख रहा। इसकी एक वजह उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक इंटरव्यू भी है। यूएस टुडे को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा था, दुनिया को भरोसा रखना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह स्वस्थ हैं, फिर भी अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं कमान संभालने को तैयार हूं। ट्रंप की सेहत पर सवाल इससे भी गहराई कि वेंस को कमान संभालने की बात कहनी ही क्यों पड़ी। क्या ट्रंप फिट नहीं है? हालांकि ट्रंप ने बीमारी की खबरों को सीधे साजिश नहीं बताया, लेकिन बाइडेन से तुलना करके इशारा डेमोक्रेट्स की ओर किया। Biden wouldn't do him for months. You wouldn't see him. And nobody ever said there was ever anything wrong with him, and we know he wasn't in the greatest of shape. हालांकि सेहत को लेकर ट्रंप भी जो कह रहे हैं अमेरिका के लिए, उस पर तुरंत विश्वास करना कठिन है। इसकी वजह भी ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन पर पुराना आरोप है कि अपनी बीमारियों के रिकॉर्ड उन्होंने पहले कार्यकाल में ही गायब करा दिए थे। इस खबर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं, लेकिन ट्रंप को इसके अलावा 3 और बीमारियां हैं। पहला, टैरिफ टेंशन जो खुद उनकी ओर से पाला गया है। दूसरा है हाइपरटेंशन जो चीन, भारत और रूस की तकड़ी को देखने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बेचैन कर रहा है। और तीसरा, अमेरिका द ग्रेट रिसेशन। आपको बताते चले, ग्लोबल एजेंसी मूडीज की ताजा रिपोर्ट इस वक्त मैं देख रही हूं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अमेरिका बहुत बड़ी मंदी की कगार पर पहुंच गया है। उसकी जीडीपी बहुत गिरने वाली है, लाखों लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। अब ट्रंप का आगे क्या होगा, इससे वो कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने मौजूदा वक्त पे कायम है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, एक खबर जो आज इंटरनेशनल खबर है और जबरदस्त तरीके से अलग अलग देशों में वायरल है, अलग अलग स्टोरी के जरिए। आपको बताते चले, चीन में मिलिट्री डे परेड के बहाने चीन की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें शी जिनपिंग, किम जोंग उन और इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति की मौजूदगी ने ट्रंप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी हैं। ट्रंप बेचैन हैं, लेकिन इन सब के बीच आज की बड़ी खबर ये सामने आई है कि किम जोंग उन ने अपने वारिस को चुन लिया है और आज अपनी बेटी को लेकर जब वो चीन में दिखाई दिए तो माना गया कि ये उनकी इंटरनेशनल लॉन्चिंग है। देखिए। विक्ट्री डे परेड के मौके पर चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इस परेड के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिखे तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग नजर आए। आज की ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, खासकर दुनिया को टैरिफ के टेरर से डराने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश है। इन तस्वीरों को लेकर दुनिया भर के सामरिक एक्सपर्ट विश्लेषण कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में होने वाले बदलाव का पूरा भाग समझ रहे हैं। इन सब के बीच चीन के इस परेड की एक और तस्वीर वायरल हो रही है और दुनिया भर में इसकी चर्चा है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के साथ उनकी बेटी जुए भी चीन पहुंची हुई है। पहली बार किम की बेटी उत्तर कोरिया की सरहद से बाहर निकली हैं। कहा जा रहा है कि किम जुए ही किम जोंग की वारिस है, उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने डियर डॉटर नाम के शीर्षक के साथ एक खबर छापी है। लिखा है, तानाशाह बेटी को उत्तराधिकारी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मंगलवार को जब किम जोंग बीजिंग पहुंचे तो ट्रेन से उतरने का महज 10 सेकंड का एक वीडियो सामने आया। बुलेट प्रूफ ट्रेन से निकलते वक्त किम के ठीक पीछे उनकी 12 साल की बेटी नजर आई। किम जू ए जब 9 साल की थी तब तानाशाह के साथ पहली बार वो पब्लिकली नजर आई थी। उस वक्त से जुए की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये अलग अलग साल की उनकी तस्वीरें हैं। 2022 में एक मिसाइल परीक्षण के दौरान पहली बार जुए सामने आई थी। और अब चीन में उनकी मौजूदगी को इंटरनेशनल लॉन्चिंग के तौर पर देखा जा रहा है।
किम जोंग की बेटी के साथ ही उनकी बुलेट प्रूफ ट्रेन की भी इंटरनेशनल चर्चा हो रही है। प्लेन से जिस बीजिंग की दूरी को किम जोंग 2 घंटे में तय कर लेते, उसका सफर उन्होंने 20 घंटे में पूरा किया। 41 साल के किम जोंग जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो इसी ट्रेन से जाते हैं। कहा जाता है कि हरे रंग की ये ट्रेन एक तरीके से किम की ताकत का प्रतीक है। दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुख जहां सहूलियत और जल्द से जल्द मंजिल पर पहुंचने के लिए स्पेशल प्लेन से यात्रा करते हैं, तो वहीं किम जोंग जहां भी जाते वहां इसी ट्रेन से सफर करते हैं। अब तक किम ने 9 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की हैं। रूस, चीन, वियतनाम सहित कई यात्राएं ट्रेन से ही की हैं। इस ट्रेन को चलता फिरता किला कहा जाता है। इसी ट्रेन में किम का मीटिंग रूम, रेस्टोरेंट भी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। जिस ट्रेन से किम बीजिंग पहुंचे उसमें कुल 21 डब्बे हैं। ट्रेन तो बुलेट प्रूफ है ही, इसी ट्रेन में किम जोंग की बुलेट प्रूफ कारों का एक बड़ा बेड़ा भी रहता है। ट्रेन से उतरने के बाद किम इन्हीं कारों में सफर करते हैं। बताया जाता है कि 80 के दशक में किम के पिता की मौजूदगी में जब विमान का परीक्षण हो रहा था तभी उसमें विस्फोट हो गया, जिसके बाद तानाशाह के खानदान ने प्लेन से दूरी बनाई। तब से ही यही बुलेट प्रूफ ट्रेन किम का किला है। इसी तरह की अलग अलग 3 ट्रेनें किम के काफिले में आगे पीछे चलती हैं। किम के विदेश दौरों में बहुत सावधानियां बरती जाती हैं। ये उसी की एक तस्वीर है। बीजिंग में किम जिस कुर्सी पर बैठे थे, जिस ग्लास में उन्होंने पानी पिया, वहां से उनकी तमाम निशानियां, फिंगरप्रिंट्स के सबूत मिटा दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त ये है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया है कि 12% और 28% का टैक्स स्लैब हटा दिया जाएगा। इसको लेकर मंजूरी दी गई है। 12% और 28% के टैक्स स्लैब को हटाने की मंजूरी मिल गई है। अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब ही रहेंगे। 22 सितंबर से लागू होगा नया टैक्स स्लैब। आपको बताते चले, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया था कि दिवाली के ठीक पहले आपको टैक्स स्लैब के मुद्दे पर बड़ा तोहफा हम देने जा रहे हैं और यकीनन उसका ऐलान भी हो गया है। 22 सितंबर से इसे लागू कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में सम्राट चौधरी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सम्राट चौधरी। सम्राट जी, क्या तय हुआ? क्योंकि ये कहा जाता है कि विपक्ष चाहता है कि कॉम्पनसेशन पे भी चर्चा हो। नहीं, अब तो 2 स्लैब पर सहमति बन गई। जी, कौन कौन से? आप जो सिर्फ 5% और 18% दो ही स्लैब होंगे। लेकिन जो विपक्ष की कुछ आपत्तियां थी उसको लेकर के क्या हुआ? ये आम सहमति बनी है या वोटिंग वगैरह की? नहीं, कोई वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, सबकी सहमति हो गई। तो अब जो है कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आप जो है कमेटी से भी, अब वो माननीय वित्त मंत्री जी डेट लाइन फिक्स कर रही है जी। वो 22 सितंबर से पूरे देश में लागू 22 सितंबर से लागू होगा। तो बड़ी खबर देते हुए सम्राट चौधरी की 22 सितंबर से देश में लागू होगा। आपको बताते चले, जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिवाली गिफ्ट का जिक्र किया गया था और इसी पर सभी की निगाह टिकी हुई थी। और अब जो बड़ी खबर सामने आई है, 28%, 12% को हटा दिया जाएगा, 5%, 18% को रखा जाएगा। इसको लेकर राज्यों से भी सहमति बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो गैर बीजेपी या एनडीए शासित राज्य हैं उनकी ओर से तमाम तरह की चुनौतियों का जिक्र किया गया था। राज्यों पर ज्यादा बोझ बढ़ने की बात कही गई थी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त यह है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा ऐलान किया गया है। 22 सितंबर से इसको लागू भी कर दिया जाएगा। 28% के टैक्स स्लैब को खत्म किया जाएगा, 12% के टैक्स स्लैब को खत्म किया जाएगा और अब सिर्फ 18% और 5% रखा जाएगा। यानी दिवाली के पहले यह बड़ा धमाका है, बहुत बड़ा गिफ्ट आम जनता के लिए। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जिन्होंने लगातार इस खबर की हर एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। अंकित, क्या जानकारी, क्या खबर? आपने सम्राट चौधरी से, बाकी नेताओं से भी बातचीत की है। आप जिस मुद्दे पर बात नहीं बन पा रही थी, क्या सभी सुलझा लिए गए हैं? और बहुत बड़ी खबर, 28% और 12% टैक्स स्लैब हटाया जाएगा। अंकित, और क्या जानकारी देंगे आप?
बिल्कुल चित्रा, ये जो देश के जो तमाम उपभोक्ता हैं उनके लिहाज से बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक जो देश में जो 2 टैक्स स्लैब होते थे जीएसटी में, वैसे कुल जो है 4 टैक्स स्लैब थे, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% था। तो अब 12% और 28% वाला टैक्स स्लैब नहीं रहेगा, अब सिर्फ 5% और 18% वाला टैक्स स्लैब रहेगा। और आम रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो अब 5% के टैक्स स्लैब में आएंगी। और ये बहुत बड़ी जो है खबर है, इस वजह से है क्योंकि इससे यह भी कहा जा सकता है कि अब आप ये जरूर मान के चलिए कि रोजमर्रा की चीजों जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों में कमी दर्ज की जाएगी, यानी कि हमको वो चीजें सस्ती मिलेंगी। लेकिन चित्रा, एक दूसरी बहुत बड़ी खबर जो अभी आधिकारिक तौर पर मुमकिन है कुछ देर बाद वित्त मंत्री जिसका ऐलान करेंगी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जब हमने उनसे बातचीत की है, जो इस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने तो हमको यह भी बताया है कि 22 सितंबर कौन सा दिन है? नवरात्र जिस दिन शुरू होंगे उस दिन, यानी कि 22 सितंबर के दिन से ये जो नया टैक्स स्लैब है ये देश में लागू हो जाएगा। और चित्रा, हमको ये भी अपने दर्शकों को याद दिला देना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था देशवासियों से कि दिवाली के मौके पर आपको एक तोहफा दिया जाएगा, एक सौगात दी जाएगी। और उसी के बाद से कयास लगने शुरू हो गए थे कि वो तोहफा क्या होगा, क्या होगा। 20 अक्टूबर को दिवाली है और जैसा कि आपने बताया कि 22 तारीख को नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और उसी दिन इससे ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। क्या सरकार के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता ये अहम जानकारी दे रहे थे। जीएसटी अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी और थोड़ी देर में माना जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से इसकी जानकारी भी दी जाएगी। इस खबर पर लगातार हर एक जानकारी, हर खबर जनहित में आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है, जीएसटी काउंसिल की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। पहले से यह माना जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान लाल किले से 15 अगस्त को किया था, जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में ऐलान यह किया गया कि 12% और 28% का टैक्स स्लैब हटा दिया जाएगा। अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब ही बने रहेंगे। 22 सितंबर को नया टैक्स स्लैब लागू किया जाएगा। कुछ ही देर में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बाबत जानकारी भी जनता से शेयर की जाएगी। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है। आगे आने वाले वक्त में इसका बड़ा असर होता हुआ भी आप देखेंगे, क्योंकि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों, टैक्स सुधारों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। हर एक खबर, जानकारी आप तक पहुंचाएंगे जनहित में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।